आज हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जैसे नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेना है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या किया था? बाहर निकाला था। यहां इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom। क्या मतलब हुआ कि किसी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात करूं, उसके अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी निकलती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उस एनर्जी को? उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल एक्स मेरा कोई भी क्या है? एक एटम है, गैसेस एटम है। इसके अंदर मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो मेरा जो x होगा वो x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और x माइनस में कन्वर्ट हो रहा होगा तब कुछ अमाउंट में या तो एनर्जी निकली होगी या कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, या फिर देनी होगी हमें। बात क्लियर है? तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है या रिलीज भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एलिमेंट लिया है। बात क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन आइदर बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बिल्कुल अभी इसी की बात करी हमने कि एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आया, ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक का मतलब हो गया बच्चों कि एनर्जी हमने दी है, मतलब सिस्टम को हमने एनर्जी दी है जब वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि हमने एनर्जी दी नहीं है, हमने जो एनर्जी निकलती हुई मिली है हमें, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ वहां से हमें एनर्जी बाहर जाती हुई दिखी है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बात क्लियर है? फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड when an electron is added to the atom and the electron gain enthalpy is negative। क्या मतलब हुआ? बहुत सारे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट भी है बच्चों जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को उस एटम के अंदर ऐड करवाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस समय कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बिल्कुल नेगेटिव का मतलब ही क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट, मतलब ग्रुप 17 में कौन से होते हैं? हेलोजन्स। बिल्कुल, जिन्हें हम हेलोजन्स कहते हैं, हमने पढ़ रखा है ये। हेलोजन्स की मैं बात करूं तो इनके पास वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा नेगेटिव में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और नेगेटिव का मतलब मैंने बता चुका हूं कि नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं हेलोजन्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। और जैसे ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हुए तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है बच्चों। जिसे ही हमें स्टेबिलिटी मिलती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह एलिमेंट में भी जैसे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसके लास्ट सेल में कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बना तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है और हमें हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती है। बात क्लियर है यहां तक? उसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस कौन से होते हैं? 18th ग्रुप एलिमेंट। बिल्कुल, नोबल गैसेस की बात करूं तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, लार्जली पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड होगा, क्योंकि नोबल गैस का बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब बिल्कुल फुल्ली फील्ड होता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो एक नए शेल में ऐड होगा। मतलब जैसे कि नोबल गैस आप ये एक देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, अब इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो एक नया शेल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और नया शेल इंट्रोड्यूस करते ही बहुत अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। दैट मींस नए शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना इतना इजीली नहीं होगा, इसलिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। और ज्यादा एनर्जी देने का मतलब क्या हो गया? हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। किसके केस में? हमारे नोबल गैसेस के केस में। बात समझ में है आपको कि हेलोजन्स और नोबल गैसेस में कैसे कैसे वेरिएशन होता है?
द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज लेस सिस्टमेटिक देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता था, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती थी, ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती थी। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसा कोई सिस्टमेटिक ट्रेंड देखने को नहीं मिलता हमें। As a general rule, electron gain enthalpy becomes more negative with increase in the atomic number across a period. अगर पीरियड में किसी में मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूं बच्चों, कैसे लेफ्ट से राइट मूव करता हूं, तो मेरी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो मोर नेगेटिव होती जाएगी। क्या होती जाएगी? मोर नेगेटिव होती जाएगी। अब ऐसा क्यों? मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, पहले बच्चों उसको समझिए। मोर नेगेटिव का मतलब है वहां से एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, उसको समझते हैं। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमने देखा था कि इन सभी एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? एटम छोटा होता जाता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ जो कोई नया इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत इजीली यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है। बात क्लियर है? वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप। मतलब पीरियड में हमने बात कर ली कि यहां से यहां जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो बहुत इजीली ऐड हो जाएगा और वहां से एनर्जी भी बाहर निकलेगी, बहुत इजीली निकल जाएगी। इसी तरह मैं ग्रुप में बात करूं तो ग्रुप में क्या था बच्चों? ऊपर से नीचे आने पर, कहां? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। लेस नेगेटिव होती जाती है तो ऐसे कह दें, या फिर क्या कह दें कि मोर पॉजिटिव होती जाती है। क्या बोला मैंने? ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। लेस नेगेटिव बोल दो, या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो मोर पॉजिटिव होती जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन इतना इजीली ऐड नहीं हो पाता? ऐसा क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। ऊपर से नीचे आने पर आप देख पा रहे हैं कि साइज बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते जा रहे हैं। दैट मीन्स लिथियम के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, बट अगर मैं सीजियम की बात करता हूं तो वहां पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं है, तो नया जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो इतना एफिशिएंटली ऐड नहीं होता वहां पर। बात क्लियर है आपको कि क्यों इसमें ऐसा होता है? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव क्यों होती है? बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों एक टेबल की। इस टेबल में देख पा रहे हैं एक तरफ हमें एलिमेंट दिए गए हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और दूसरी तरफ उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है? -73। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? लिथियम की बात करता हूं तो -60 है। सोडियम की बात करता हूं तो कितनी होती है? सोडियम की होगी हमारी -53। पोटेशियम की बात करूं -48। फिर मैं बात करूं रुबिडियम की -47, और सीजियम की अगर मैं बात करता हूं तो वो होती है -46। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों? यहाँ पे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन के केस में -73 थी, बट अगर मैं सीजियम की बात कर रहा हूं तो -46 ही है। दैट मीन्स ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसमें और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज वहां तक इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। बात क्लियर है फर्स्ट ग्रुप की? इसी तरह अगर मैं इसी टेबल में मैं एक और टेबल की बात करता हूं ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। किसकी? ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे कौन से? नोबल गैसेस। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन हो जाए, आर्गन हो जाए, क्रिप्टॉन हो जाए, जिनॉन, रेडॉन, इनकी बात करूं मैं तो इनकी अब मैं वैल्यू बात करता हूं। वैल्यू क्या होगी? देखिए हीलियम के अंदर मैं बात करूं तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी 48। अगर नियॉन की बात करूं तो 116 हो गई, और अगर आर्गन की बात करूं तो 96,
क्रिप्टॉन 96, जिनॉन 77, रेडॉन 68। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। दैट मींस मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, कब, इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए। और हमने बोला था कि ऐसा क्यों होता है नोबल गैसेस में, क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं इसके पास। तो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो नए शेल में जाता है, और नए शेल में जाने का मतलब है कि नई एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। इसलिए इनकी नोबल गैसेस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। बात क्लियर है आपको? ग्रुप 1 और ग्रुप 18 समझ में आया। इसी तरह अब मैं बात करूं अगर ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, उसको भी हम बात करके और कुछ अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशन आता है। ग्रुप 16 की मैं बात करूं तो क्या होता है, O हो गया, S हो गया, SE, TE, PO, ये सब क्या है ये मेरे 16 ग्रुप एलिमेंट है। और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो वो सब आपको यहां दिखा रखी है, देख पा रहे हैं आप। इसी तरह अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ये हो गए मेरे पास, और इस ग्रुप 17 एलिमेंट्स के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये सब जो भी एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके साइड में दी गई है, देख पा रहे हैं आप। तो आप यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है मेरे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बिल्कुल। और 16 में देखें तो नेगेटिव तो है, बट 17 के कंपेयर में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 17 के अंदर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। बात क्लियर है? अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है किसकी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, वो सल्फर और क्लोरीन से कम है। बिल्कुल, क्या बोला मैंने कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर और क्लोरीन से कम है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो 16 ग्रुप में आप क्या देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, कम है, और सल्फर की ज्यादा है। बट 17 ग्रुप में आप क्या देख पा रहे हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों? क्या ये एक एक्सेप्शन है? बिल्कुल, हम इसे एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं। और इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज when an electron is added to oxygen और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो स्मॉलर क्वांटम नंबर में जाता है। दैट मींस n इक्वल टू 2 में जाता है, और n इक्वल टू 2 में जाता है अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर, तो वहां पर एक रिपल्शन जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि n इक्वल टू 2 का शेल छोटा होता है। बिल्कुल, क्या होता है, छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, ये मेरा फ्लोरीन है और ये मेरा ऑक्सीजन है। अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो सेकंड शेल में भी ऐड होगा, देख पा रहे हैं आप, एक एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ऐड हो चुका है। जैसे ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लग गया है। बच्चों, क्या होने लग गया है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लग गया है। इस रिपल्शन की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो कम अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है। बट अगर मैं बात करूं सल्फर और क्लोरीन की, किसकी, सल्फर और क्लोरीन की बात करता हूं मैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहां जा रहा है बच्चों, n इक्वल टू थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा है। किसमें? n इक्वल टू थर्ड एनर्जी लेवल, या मैं बोल दूं थर्ड शेल में जा रहा है। और थर्ड शेल में आप देख पा रहे हो कि सेकंड शेल से बड़ी शेल है, तो वहां पर रिपल्शन कम होगा। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा वो बहुत कम होगा। बच्चों, बात क्लियर है आपको कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों थी और सल्फर और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर बड़े शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो वहां पर रिपल्शन इतना नहीं होता है, तो एनर्जी ज्यादा ही रिलीज होती है। बात क्लियर है? तो इन एक्सेप्शन को बच्चों हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें एग्जाम में कभी इन्हीं से ही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, क्या ट्रेंड होता है, इन सब चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। बात क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आसपास ही एक घूमती हुई टर्म होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है बच्चों लव फॉर इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा बहुत इजीली उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आसानी से नहीं ले पाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी।
बात क्लियर है? तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं ध्यान से। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों? इट इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज है उसको अगर हम नेगेटिव में कर दें तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज ए पॉजिटिव। जबकि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ते थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और मान लीजिए कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम वहां नेगेटिव से दिखाते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उसी वैल्यू को हम पॉजिटिव में दिखा देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसको हमने पॉजिटिव में दिखा दिया, तो वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन चुकी है। बात ठीक क्लियर है? इसी तरह अगर कोई एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं किसी एटम को उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? वहां पे वो पॉजिटिव थी। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसको पॉजिटिव लेते थे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या बोलेंगे कि वो वैल्यू मेरी नेगेटिव होगी। तो आई होप आप सबको ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।